फार्मूले हैं इनको याद करना बहुत ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू द थ्योरी। थर्मोडायनामिक्स में थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्मोडायनामिक्स में अगर इम्पॉर्टेंट है तो वो एक ही चीज़ है जिसका नाम है फार्मूला बेस क्वेश्चन। तो आपने पढ़ा होगा कि जब हम लोग थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं तो फर्स्ट लॉ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट लॉ का फार्मूला ही याद रखें, डेल्टा यू इज इक्वल टू यहाँ पर क्यू प्लस डब्लू हो जाता है। और ये फार्मूला एग्जामिनेशन में कई बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे पूछा भी गया है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस फार्मूले को आप पूरे तरीके से अच्छे ढंग से याद करिएगा, अच्छे ढंग से याद करिएगा। और मैं तो आपसे कहूँगा कि चाहे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू रहे तब भी वही फार्मूला है, और फिर चाहे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू रहे वही फार्मूला है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है, यहाँ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम बोला जा रहा है। और जबकि यहाँ पर वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, तो यहाँ पर वर्क इज डन बाय द सिस्टम बोला जा रहा है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इस फार्मूले पर आपको पूरी नज़र अपनी बनाए रखनी है और इस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना भी है। और दूसरा फार्मूला आपको पता होगा कि अगर हम लोग वर्क निकालते हैं तो W इज इक्वल टू माइनस का 2.303 NRT लॉग V2 अपॉन V1। ये फार्मूला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये फार्मूला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी फार्मूले में ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, ये चीज़ भी याद रखिएगा कि इसको हम लोग तब ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, W इज इक्वल टू माइनस का 2.303 NRT लॉग P1 अपॉन P2, लॉग P1 अपॉन P2 करके भी हम लोग इस फार्मूले को याद कर लेंगे। तो ऐसे करके भी दोनों फार्मूले आप याद कर सकते हो, दोनों फार्मूले आप याद कर सकते हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कंडीशन अगर आती है तो नेक्स्ट कंडीशन में आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि अगर ये वर्क तभी निकाला जा रहा है जब रिवर्सिबल कंडीशन है, और जब इरिवर्सिबल कंडीशन है तो फिर आप W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V लगा सकते हैं। यहाँ पर ये इरिवर्सिबल कंडीशन में है, यहाँ W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस का P और V2 माइनस V1 भी हो सकता है, यानी माइनस का P यानी कि V फाइनल माइनस V इनिशियल भी आपसे लगाया जा सकता है ये फार्मूला। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन फार्मूलों को आप कहीं पर नोट करते चले जाइए और ये आपके लिए एक ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे जो ज़रूरत है, आपकी वास्तव में ज़रूरत है, और पीजीटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी इनका माना जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग एंट्रोपी पर चले आते हैं तो एंट्रोपी का भी एक निश्चित फार्मूला है, डेल्टा एस। आपको पढ़ा होगा एंट्रोपी का फार्मूला, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। यहाँ पर क्यू रिवर्सिबल अपॉन क्या हो जाता है, टी हो जाता है। इस तरीके से हम यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये सब फार्मूले भी यूज़ कर सकते हैं, इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी टेम्परेचर हो जाता है। इसको इसी तरीके से आप डेल्टा एच बी के नाम से या डेल्टा एच एफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ले लीजिए, चाहे हीट ऑफ जो है वो डिसोसिएशन या वेपोराइजेशन, जो भी आप यूज़ करना चाहते तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच वी अपॉन टी हो जाता है, डेल्टा एच वी अपॉन टी हो जाता है, जहाँ पर ये डेल्टा एच वी जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो अब चल लेते हैं कि अगर इसी से रिलेटेड एक फार्मूला जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, उस पर न्यूमेरिकल भी आया हुआ है एग्जामिनेशन में, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये एग्जामिनेशन में आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट फार्मूला है
कि ऐसे मानिए कि यहाँ पर क्वेश्चन रखा हुआ है, तो इस पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो कैलकुलेशन की बात आती है, वो कैलकुलेशन क्या अक्सर पूछते हैं, वो ये मानते हैं कि आपको डेल्टा एन जी निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया तो N2 माइनस N1 होता है, लेकिन ये गैसियस प्रोडक्ट है और गैसियस ही रिएक्टेंट है। N2 यहाँ पर गैसियस प्रोडक्ट है और N1 गैसियस रिएक्टेंट है। तो N2 को आप गैसियस प्रोडक्ट Np रख दीजिए और N1 को गैसियस रिएक्टेंट Nr रख दीजिए। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान देना पड़ेगी आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। और इसी पे बेस कभी कभी क्वेश्चन डिपेंडेंट इसी पर बेस क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। तो इसके आगे भी मैं यूपी पीजीटी लिखे दे रहा हूं और बिहार बीपीएससी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बीपीएससी और यूपी पीजीटी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ये मान सकते हैं आप लोग। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको याद आ पा रहा हो तो हीट कैपेसिटी डेल्टा यानी कि Cp अगर मैं निकालता हूं तो डेल्टा H2 माइनस H1 हो जाता है। डेल्टा H1 अपॉन यहाँ पर T2 माइनस T1 हो जाता है। इस तरीके के फार्मूले पर भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगर ये Cb हो जाए तो डेल्टा Cb इज इक्वल टू, अब यहाँ पर U कर दीजिए, तो डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 अपॉन यहाँ पर T2 माइनस T1 हो जाता है। इस तरीके का भी ध्यान दीजिएगा। इस तरीके का ध्यान देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं और इस फार्मूले पर भी क्वेश्चन आना है, निश्चित क्वेश्चन आना है, इसलिए आपको समझौता यहाँ बिल्कुल भी नहीं करना है। एक चीज आपको और बताऊंगा कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मिले तो छोड़िएगा बिल्कुल भी, किसी कीमत पर नहीं, है ना। एक चीज आप और याद रखिए, अगर हमने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बोला है तो यानी कि QP हो जाता है, और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है तो ये QB हो जाता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे फार्मूले भी क्वेश्चन बना करके आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। और एक फार्मूला जो गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला है, वो फार्मूला भी आपको याद रखना है। फार्मूला क्या कहता है, डेल्टा G इज इक्वल टू हो जाता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इस फार्मूले को आप बहुत अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन आना निश्चित है। और यहाँ पर अधिकतर टेम्परेचर के वेरिएशन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और यहीं पर आपने किरचॉफ इक्वेशन का फार्मूला भी सुना होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि किरचॉफ्स इक्वेशन को आप जरूर पढ़ लें, छोड़े नहीं, क्योंकि ये लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट मैं इसे लगाऊंगा। इसमें कहीं से कहीं तक कोई समझौता नहीं करने वाला हूं कि ये नहीं पूछा जाएगा। तो किरचॉफ्स इक्वेशन जो है वो अलग अलग ढंग से लिखी जाती है। पहले तो मैं आपको बताऊं, डेल्टा U2 पुरानी किताबों में डेल्टा E1 भी है, U2 माइनस डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा CB और ब्रैकेट में T2 माइनस T1 हो जाता है। T2 माइनस T1 हो जाता है। इस बात का आप पूरा उम्मीद और भरोसा रखिए और इस पर इम्पॉर्टेंट भी आप यहाँ पर ठोक दीजिए, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो किरचॉफ्स इक्वेशन ऐसे भी पूछी जा सकती है और कांस्टेंट, अब आपने किरचॉफ्स इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में पूछी है तो ऐसे भी एग्जामिनेशन में आई है। D डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा CV भी ले सकते हो, प्रेशर में चाहो तो प्रेशर के टर्म में, फिर यहाँ पर आपको CP लेना पड़ेगा, CB और ब्रैकेट में आपका T2 माइनस T1 हो जाता है, यानी कि डेल्टा CB और यहाँ पर आपका DT। ये तरीका भी आपका पूछा गया है एग्जामिनेशन में। तो अब आपको क्या याद करना है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप CB ले लीजिएगा और कांस्टेंट प्रेशर पर आप CP ले लीजिएगा। तो दोनों कंडीशंस पॉसिबल है, लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही ये पूछा जाता है। तो मैं लिख देता हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये पूछा जाता है। तो किरचॉफ की इक्वेशन ही कांस्टेंट वॉल्यूम पर आ जाती है। तो मैथमेटिकल इक्वेशन जो होती है वो हीट ऑफ रिएक्शन की टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछी जब जाए तो वो किरचॉफ इक्वेशन कहलाती है। और इसी के साथ जो आया हुआ फार्मूला वो भी जान लीजिए, वो है जूल थॉमसन इफेक्ट। बहुत पूछते हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जूल थॉमसन
जूल थॉमसन इफेक्ट पूछ सकते हैं। अब जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है वो आप दिमाग लगाइए। देखिए जूल थॉमसन इफेक्ट जो है वो ये कहता है, इसका अधिकतर डायरेक्ट फार्मूला पिछले साल 2021 में भी अगर आपको याद है तो पूछा गया था, म्यू इज इक्वल टू हो जाता है डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट हीट। ये पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पूछ सकते हैं और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पूछने में कोई कोताही नहीं होगी। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब इसमें क्या हो सकता है वो भी आपको अनुमान लगाना है। म्यू की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो फिर हमें क्या बोलना है, म्यू की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हमें क्या बोलना है, और म्यू की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो हमें क्या बोलना है। तो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है गैस कूलिंग करेगी, यानी यहाँ पर कूलिंग मैं लिख देता हूँ। और भाई नेगेटिव है तो मतलब हीट रिलीज हो रही है, तो मतलब सिंपल सी बात है हीटिंग की बात करूँगा, हीट हो जाएगा और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ नो इफेक्ट। नो इफेक्ट गैस मतलब कैसी है, नो इफेक्ट का मतलब गैस कैसी है, गैस भैया आइडियल हो गई। जान लीजिए ऐसे फार्मूले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनकी भरमार आपको मिलेगी। न मानो तो पेपर आए देख लेना, मेरा कहना मत मानना, लेकिन पेपर को ध्यान में देना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसके आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर आपने भी एंट्रोपी जैसे पढ़ा, ऐसी इसी तरीके से एंट्रोपी की डिफरेंट फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में। याद रखिए गिब्स फ्री एनर्जी भी पूछी जा सकती है, जो मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दी है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो गिब्स एनर्जी का फार्मूला है, फ्री एनर्जी का जो फार्मूला है, वो फार्मूला ऐसे भी लिखा जाता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी, और यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाता है डेल डेल्टा जी अपॉन डी टी, और यहाँ हो जाता है प्रेशर पी। तो इस तरीके का फार्मूला हम यहाँ बता सकते हैं बच्चों को, और ये फार्मूला हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला। ये बात आप नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करिए, और इसको मैं बॉक्स में बंद भी किए दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करके कहीं लिख लीजिए। तो यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी को हम ऐसे भी रिलेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपने आगे अभी मैंने पीछे पढ़ा है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये एग्जामिनेशन में कई बार आया हुआ फार्मूला भी है। इसके बाद अगर आपको याद आ पा रहा हो तो क्लेप्रियन इक्वेशन भी एग्जामिनेशन में आई है। तो यहाँ पर मैं क्लेप्रियन इक्वेशन भी एग्जामिनेशन में आई है। ये क्लेप्रियन इक्वेशन क्या थी, ध्यान दीजिएगा। क्लेप्रियन छोटा नाम है तो इक्वेशन भी छोटी रही होगी, यानी कि dp अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाता है हमारा डेल्टा एच, ऊपर आ जाता है और नीचे की तरफ आता है आपका टेम्परेचर, और ब्रैकेट में V2 माइनस V1 हो जाता है। इस तरीके से डेल्टा V भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा V का फार्मूला भी लिखा जा सकता है। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी V2 माइनस V1, ये भी फार्मूला है। या फिर डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं आपसे कि भैया बताइए dp अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो गया डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी। इस तरीके का फार्मूला भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं लगातार आपको बताए चल रहा हूं, और इनको याद अच्छे से कर लिए। 2015 में अगर आप एग्जामिनेशन का पेपर देख पा रहे हैं तो 2015-15 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से अगर आपसे क्लेसियस क्लेप्रियन इक्वेशन भी पूछी जाए तो आप आराम से क्लेसियस क्लेप्रियन भी बता देंगे। ये भी इक्वेशन कई बार आई है, अगर आप पेपर नोट कर पा रहे होंगे। कुछ नहीं करना, क्लेसियस क्लेप्रियन इक्वेशन को अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी से जोड़ लीजिए तो लगभग मिलती जुलती इक्वेशन है। log P2 अपॉन P1 log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R हो जाता है, ब्रैकेट में ऊपर T2 माइनस T1 और नीचे आ जाता है आपका T1 T2। ये आपकी क्लेसियस क्लेप्रियन इक्वेशन है। तो यहाँ पर मैं क्लेसियस क्लेप्रियन इक्वेशन के नाम से इसको नोट कर देता हूं, और आप अच्छे ढंग से इसको पढ़ डालिएगा, क्योंकि ये भी एग्जामिनेशन में चूकती नहीं है, बहुत आती है ये इक्वेशन। ध्यान देना है एग्जामिनेशन के इस पॉइंट ऑफ व्यू से,
ठीक है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ना किसी भी का मतलब कैसे भी नहीं छोड़ना, जरूर पढ़ के जाना है, अन्यथा की स्थिति में नंबर गड़बड़ा जाएंगे। और अगर हैश लॉ की मैं बात करता हूँ तो हैश लॉ में आपको जरूर नोट कर लेना, हैश लॉ में आपको क्या नोट कर लेना है कि टोटल हीट रिमेन्स कांस्टेंट आइदर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप्स। चाहे प्रोसेस एक स्टेप में कंप्लीट हो या प्रोसेस कई स्टेप में कंप्लीट हो, लेकिन टोटल हीट का जो चेंज है, हीट का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। इसी तरीके से साथियों आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, कई बार डोहेम इक्वेशन भी आ गई है एग्जामिनेशन में, तो डोहेम इक्वेशन को भी याद कर लीजिएगा। सेकंड लॉ जब जहाँ पर क्या क्या टर्म है उनको भी आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, इन फार्मूले को तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इनके साथ साथ कुछ टर्मिनोलॉजी भी आपको पढ़नी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो डोहम इक्वेशन भी पढ़ी जाती है। डोहम इक्वेशन के बाद एंट्रोपी के चेंज, एंट्रोपी कब बढ़ेगी कब घटेगी, ये बात भी आपको ध्यान देना चाहिए। यानी कि बर्फ़ है, आइस है, वाटर है या फिर लिक्विड है, उसके केस में एंट्रोपी का क्या रोल रहता है, ये चीज़ भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे फार्मूले ये आप नोट कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में इनसे जुड़े क्वेश्चंस को भी आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, खासकर किरचॉफ की इक्वेशन, जूल थॉम्पसन इफेक्ट, क्लेपियन इक्वेशन, क्लेसियस क्लेपियन इक्वेशन, इन इक्वेशंस को आप अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। अगर आप इन्हें पढ़ते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं इन चीज़ों के लिए रेगुलर आपको क्वेश्चंस करने चाहिए, रेगुलर आपको स्टडी करनी चाहिए और रेगुलर इन फार्मूले को याद करने चाहिए। इसी से जुड़े हुए हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराते रहते हैं, तो ये वन शॉट रिवीजन आपका थर्मोडायनेमिक्स का इतना पढ़ लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स में आपका सिलेक्शन में बहुत